टॉपिक में जो टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश जलवायु एवं मृदा से संबंधित। तो यहाँ पर इसमें जो आपके मोस्ट पॉइंट हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे इस टॉपिक में। और आपने अगर थ्योरिकल वाली क्लास नहीं देखी है तो डिस्कशन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहाँ से जाके जरूर देख लें एक बार। ठीक है, तो चैप्टर वाइज मैंने आपको वहाँ पर भी कराया है, उसमें आपका थ्योरिकल बहुत ज़्यादा कराया है मैंने उत्तर प्रदेश का जीके। तो इसमें जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उसमें से मैंने आपको मोस्ट पॉइंट यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए यहाँ पे अगर बात करें उत्तर प्रदेश की भौतिक विविधता के कारण जलवायु संबंधी विषमता पाई जाती है। जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंध में आता है आपका, जबकि जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आपका मुख्यतः दो जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया। उत्तर प्रदेश को दो मुख्य जलवायु में आपका वर्गीकृत किया गया है। प्रथम है आपका उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, दूसरी है आपकी द्वितीय साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश। तो इसमें दो इसमें बांटा गया है। आगे बात करें, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को पुनः दो उपभागों में बांटा गया है। आर्द्र उष्ण प्रदेश को आपका दो पुनः भागों में फिर से बांटा गया है यहाँ पर। ठीक है, इसमें पहले नंबर पर आता है आपका तराई प्रदेश, वार्षिक वर्षा औसत जहाँ पर आपकी 120 से आपकी 180 अंश होती है। ठीक है, दूसरा है इसमें आपका पूर्वी प्रदेश, वार्षिक वर्षा औसत जहाँ पर आपकी 100 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद इसमें आगे बात करें साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश। तो इसमें कौन से होते हैं? तो इसमें आते हैं बेमैदानी भाग आते हैं जहां वार्षिक औसत वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इस जलवायु में प्रदेश में पश्चिमी मैदानी क्षेत्र तथा बुंदेलखंड के पठारी भाग इसमें आपके आते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश में मुख्य 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं आपकी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतु यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे बात करें सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही भारत सहित उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च महीने से जून मध्य तक होती है। उसके बाद प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के समय औसत अधिकतम तापमान जो होता है वो 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक होता है। औसत न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, जबकि प्रदेश के कुछ स्थानों पर तापमान जो होता है वो 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, इसमें उच्च तापमान वाली पश्चिमी हवाएं चलती हैं। इन गर्म हवाओं को स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे बात करें प्रदेश के झांसी एवं आगरा जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो प्रदेश के झांसी और आगरा जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, जबकि बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है। तो बरेली में जो है आपकी वो सबसे कम गर्मी पड़ती है बरेली के अंदर। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। परिणामत क्या होता है? यहाँ पर मानसून हवाओं का आगमन होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें प्रदेश में वर्षा ऋतु, तो प्रदेश में जो वर्षा ऋतु है वो आपकी जून के अंतिम सप्ताह से आरंभ होकर सितंबर के अंतिम सप्ताह तक रहती है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। प्रदेश की कुल वार्षिक वर्षा 83% भाग मानसूनी वर्षा से ही प्राप्त होता है यहाँ पर। अब उत्तर प्रदेश के भौतिक उच्चाव में विभिन्नता के कारण वर्षा के वितरण में विभिन्नता पाई जाती है। प्रदेश के पूर्वी मैदानों में मैदानी क्षेत्र में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर से तथा मध्यवर्ती मैदानों में 94 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है,
अब देखिए उसके बाद यहाँ पे बात करें, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी एवं पहाड़ी भागों में औसत वार्षिक वर्षा 91 सेंटीमीटर होती है, जबकि पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 84 सेंटीमीटर होती है। प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई एवं अगस्त महीने में प्राप्त होता है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका गोरखपुर है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर जो होती है वो 184.7 सेंटीमीटर, जबकि सबसे कम वर्षा वाला जिला आपका मथुरा है और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 54.4 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें, प्रदेश में शीत ऋतु का आगमन। तो प्रदेश में शीत ऋतु का जो आगमन होता है वो अक्टूबर के महीने में होता है और फरवरी के अंत तक यहाँ पर रहता है। प्रदेश में सर्वाधिक ठंड जो पड़ती है वो जनवरी महीने में पड़ती है। यहाँ पर आपकी शीत ऋतु में तापमान दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण में अधिक तथा उत्तर में कम होती है। जो सर्दी होती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें, प्रदेश में शीत ऋतु के समय दक्षिणी पठारी क्षेत्र में औसत तापमान जो होता है दक्षिणी पठारी क्षेत्र में वो 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो होता है 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, और जबकि मैदानी भागों में बात करें, यहाँ पर मैदानी भागों में औसत तापमान तो 27.2 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है आपका मैदानी भागों में। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ वर्षा भी होती है, जो रबी की फसल के लिए आपकी लाभदायक होती है। ठीक है, तो कहाँ पर होती है वो आपकी शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा होती है, जो आपकी गेहूं की फसल के लिए या रबी की फसल में जो आती है उनके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। उसके बाद आगे बात करें मृदा व्यवस्था के बारे में। तो मृदा व्यवस्था की यहाँ पे अगर बात करें, मृदा व्यवस्था, देखिए मृदा व्यवस्था का मतलब क्या है। तो मृदा व्यवस्था का मतलब है यहाँ पर पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत, जो चट्टानों के विच्छेदन, अपक्षयन तथा कार्बनिक पदार्थों के विघटन के परिणाम स्वरूप परिच्छेदिका के रूप में संशोधित होती है, मिट्टी कहलाती है। भौगोलिक बनावट के आधार पर प्रदेश की मिट्टियों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? तो नंबर 1 गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ, जो निर्माण की दृष्टि से न्यूनतम एवं उपन्यूनतम प्रकृति की हैं। दूसरी दक्षिणी पठारी एवं विंध्यन शैलीय बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ, निर्माण की दृष्टि से ये मिट्टियाँ अति प्राचीन एवं रवेदार होती हैं आपकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, गंगा के मैदानी मृदा को बनावट के आधार पर दो उपभागों में विभाजित किया गया है। प्रथम होती है प्राचीन काप मिट्टी, जिसको बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम क्या होती है? बांगर मिट्टी, जिसको बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। दूसरी होती है नवीन काप मिट्टी, जिसको खादर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बांगर मिट्टी की अगर यहाँ पे बात करूँ तो बांगर मिट्टी प्राचीन जलोढ़ मृदा है, जिसमें फास्फोरस एवं चूने की अधिकता पाई जाती है, जबकि जीवाश्म, पोटास और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी को दोमट, मटियार, बलुई दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इसका स्थानीय नाम ऊपरहार है। ठीक है, बांगर मिट्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब दूसरी होती है खादर मिट्टी। तो खादर मिट्टी क्या होती है? देखिए खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, जिनमें वार्षिक बाढ़ के कारण निरंतर निक्षेपण होता रहता है, और इस मिट्टी को सिल्ट, बलुआ, नूतन, काप, मटियार, दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। और इस मिट्टी में जीवाश्म, मैग्नीशियम, पोटास एवं चूने की अधिकता होती है, परंतु हुमस, फास्फोरस
तथा नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है खादर मिट्टी में। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें प्रदेश की जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है, प्रदेश में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है और प्रदेश में पाई जाने वाली बलुआई एवं बलुआई दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम सिकटा, करियाल या धनका भी है। भूड़ हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुआई मिट्टी होती है जिसका निर्माण गंगा, यमुना एवं उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में फिली स्टेशन युग के निर्मित 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों के रूप में हुआ है। बांगर एवं खादर मिट्टी के अतिरिक्त बनावट के आधार पर उत्तरी मैदान की मिट्टियों को अन्य उपभागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे आपका लवणीय, क्षारीय, मरुस्थलीय मृदा। लवणीय मृदाओं का निर्माण अत्यधिक ऊंचाई, अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण होता है। ठीक है, प्रदेश की ऊसर भूमि को रेह, प्रदेश की जो ऊसर भूमि होती है उसे रेह, कल्लर, बंजर आदि नामों से भी जाना जाता है। रेह युक्त क्षारीय ऊसर मृदा का प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। मरुस्थलीय मृदा प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों में मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में पाई जाती है। आपकी मरुस्थलीय मृदा प्रदेश के कहाँ पर? मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में, जो मृदा अपरदन के कारण निर्मित आपकी हुई है। बुंदेलखंडीय मृदा प्रदेश के दक्षिणी पठारी भागों में पाई जाती है। प्रदेश के इस क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को कपास या रेंगुर आदि नामों से भी जाना जाता है और इस मिट्टी का जो विस्तार है वो झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जिलों में है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है और इस मिट्टी में बालुमय लाल शैली के अपक्षय से जुड़ा हुआ है। इसमें जीवाश्म, चूना, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में गेहूं, चना, दाल आदि फसलें उगाई जाती हैं आपकी लाल मिट्टी में। उसके बाद मांडिया मार मिट्टी, मांडिया मार मिट्टी काली। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें मांड या मार मिट्टी काली या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। इस मिट्टी में सिलिकेट, लोहा एवं एल्युमिनियम खनिज पाए जाते हैं आपके मांडिया मार मिट्टी में। रागड़ मिट्टी, तो रागड़ मिट्टी की बात करें तो रागड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पर्वतीय एवं पठारी भागों में पाई जाती है। जबकि भाट मिट्टी, तो भाट मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों कुशीनगर में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी, तो पड़वा मिट्टी होती है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन एवं यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। जलपाप्ती नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को डूह कहते हैं। प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाने वाली मिट्टियों में फास्फोरस खनिज की कमी होती है। ठीक है, मृदा अपरदन, तो मृदा अपरदन क्या होता है? देखिए, मृदा अपरदन की बात करें तो यहाँ पर बात आती है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन से तात्पर्य है जल बहाव, वायुवेग अथवा हिमपात के पिघलने से एक स्थान की मिट्टी अन्यत्र चले जाने होती है, यानी कि दूसरी जगह चली जाती है, तो उसे कहते हैं मृदा अपरदन। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें मृदा खादर में क्या क्या कहते हैं स्थानीय नाम, तो खादर में मृदा को क्या कहते हैं? तो इसे नवीन जलोढ़, नवीन काचरी, दोमट, मटियार, सिल्ट अन्य नामों से जाना जाता है खादर में। बांगर में जो जानते हैं मृदा को, मट्टी को, इसे बांगर में पुरानी जलोढ़, उपरहार मृदा, दोमट, मटियार, बलुआई दोमट के नाम से जाना जाता है। मिट्टी को ऊसर भूमि या लवणीय क्षेत्र में तो रेह, बंजर, कल्लर आदि के नामों से जाना जाता है। ठीक है, बलुआई ऊंचे टीलों को, तो बलुआई मिट्टी या ऊंचे टीलों को भूड़ कहते हैं। काली मिट्टी रेगुर, फरेलिया, कपास मृदा होती है। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियाँ, तो बुंदेलखंड क्षेत्र की जो मिट्टियाँ होती हैं लाल मृदा, परवा, पड़वा, माड़, मार, राकड़ मृदा, भोंटा मृदा होती हैं। ठीक है, यानी कि ये मिट्टियाँ होती हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें आगे मृदा अपरदन को जलीय एवं वायु, देखिए मृदा अपरदन कहते हैं जलीय एवं वायु अपरदन को वर्गीकृत किया जाता है। तो प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी भाग जलीय अपरदन और पश्चिमी भाग को वायु अपरदन से प्रभावित होते हैं।
अब प्रदेश में इटावा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, आपका इटावा जिला। उसके बाद यहाँ पे बात करें, जलीय अपरदन का प्रभाव वायु अपरदन से अधिक प्रभावी होता है, जिसमें परत अपरदन महत्वपूर्ण है। ठीक है। किसान की मौत, तो किसान की मौत कहा जाने वाला परत अपरदन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। ठीक है। तो किसान की मौत कहा जाने वाला परत अपरदन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट थे जो मैंने आपको कराए हैं सारे मोस्ट हैं। अगर आपने थ्योरी की क्लास नहीं देखी है उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहाँ से जाके चैप्टर वाइज सभी दी हुई है मैंने, तो वहाँ से जाके ज़रूर देख लें। तो मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं कल इसमें नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए धन्यवाद।